हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 111 ए के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा इस सेक्शन में हम कंडीशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होने पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कैपिटल गेन मस्ट बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बेटा, पहली बात ये जो सेक्शन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई नहीं होगा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होना चाहिए और किससे होना चाहिए? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब बेटा ये है कि ये सेक्शन इक्विटी शेयर से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई होगा। यदि प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। डिबेंचर्स के केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ओनली the capital gain should be from the transfer of equity share. Second condition is capital gain should be short term from the transfer of equity shares or the units of equity oriented fund or the units of business trust. यहाँ पर तीन चीज़ें लिखी गई हैं, मैं तीनों को अंडरलाइन कर रहा हूँ। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर और द यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसकी टोटल प्रोसीड का कम से कम 65% इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हो। यहाँ पर बेटा मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है? जिसकी कम से कम एटलीस्ट 65% प्रोसीड्स किसके अंदर इन्वेस्टेड हो? इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और थर्ड कंडीशन है जो भी बेटा ट्रांजैक्शन हुई है सेल परचेज की, जो भी ट्रांजैक्शन की गई है सेल परचेज की, वो किसके थ्रू हुई हो? थ्रू ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा वो ट्रांजैक्शन की गई हो सेल परचेज की। और लास्ट कंडीशन ये है कि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के दायरे में आती हो। अब ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बेटा एक ऐसा टैक्स है जो सिक्योरिटीज़ के सेल और परचेज के टाइम पे लगाया जाता है। इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। हाँ जी बेटा, ये डायरेक्ट टैक्स है जो सेल और परचेज पे लगेगा। सेल और परचेज किस चीज़ की? ओनली ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये बेटा अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है, मैं एक बार दोबारा से रीड कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन इज द कैपिटल गेन शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर or the units of equity oriented fund or the units of business trust. Next condition is the transaction of sale and purchase must be carried through recognized stock exchange in India. Third condition is transaction must be liable to security transaction tax. जो भी सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के दायरे में आता हो। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड या imposed on every purchase and sale of securities that are listed on the recognized stock exchange in India. अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो कैपिटल गेन सेक्शन 111 ए के अंडर बेटा टैक्सेबल होगा। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 111 ए में टैक्स का रेट क्या है। टैक्स का रेट बेटा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 15%। लीजिए बेटा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर टैक्स का रेट मेंशन नहीं किया हुआ तो यहाँ मैं कर देता हूँ। हाँ जी बेटा,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए जो है वो स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आता है और उसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा? एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है जी, और प्लस सरचार्ज इफ एनी एंड प्लस सेस 4%। हाँ जी बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में क्या कहता है, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है जिसने इक्विटी शेयर सेल किए हैं। कौन सी कंपनी के? एसबीआई लिमिटेड। और किसके थ्रू सेल किए हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेटा जो है वो वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। आफ्टर होल्डिंग देम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, एक महीने से अगर होल्डिंग पीरियड बेटा 1 साल से कम हो तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। आपको बताया था शेयर्स के केस में, अगर शेयर्स जिस डेट को आपने एक्वायर किए हैं, जिस डेट को आपने शेयर खरीदे हैं और जिस डेट को आपने वो शेयर ट्रांसफ़र किए हैं या सेल किए हैं, अगर उन दोनों डेट के बीच में जो टाइम गैप है वो 1 साल से ज़्यादा का है तो कैपिटल गेन बेटा लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 1 साल से कम का है तो शॉर्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर होल्डिंग पीरियड कितना है? होल्डिंग पीरियड 8 मंथ्स का है, तो कैपिटल गेन कैसा हो गया? हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए साथ साथ, कैपिटल गेन बेटा कैसा हो गया? 8 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है तो कैपिटल गेन हो गया शॉर्ट टर्म। अच्छा, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है। दूसरी कंडीशन, ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुई है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुई है। तीसरी कंडीशन, इक्विटी शेयर्स होने चाहिए किसी कंपनी के, तो इक्विटी शेयर भी हैं। तो व्हाट विल बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल? तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देख लिया कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन किसके दायरे में आ रहा है? सेक्शन 111 ए के अंडर आ रहा है। तो सेक्शन 111 ए के केस में कहता है कि टैक्स का रेट बताइए कितना होगा। तो टैक्स का रेट बेटा मैंने अभी बताया आपको, 15% प्लस सरचार्ज एंड प्लस 4% सेस। ये बेटा हमारा आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं, देखिए क्या कहता है। इसके अंदर भी एक इंडिविजुअल दिया हुआ है, एक इंडिविजुअल, उसका नाम क्या है? मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, यहाँ पर उसने यूनिट्स बेचे हैं, शेयर्स की बजाय यूनिट्स। यूनिट्स किसके हैं? इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड मीन्स ए फंड विच मेक्स मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। जिस म्यूचुअल फंड का कम से कम 65% हिस्सा किसके अंदर इन्वेस्ट हुआ हो? डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, उसको बेटा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स ने जो सेल किए हैं वो यूनिट सेल किए हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के। किसके थ्रू सेल किए हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, विच इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। आफ्टर होल्डिंग देम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, तो लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। व्हाट विल बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल? तो सबसे पहली बात बेटा ये चेक करो कि क्या ये कैपिटल गेन सेक्शन 111 ए 111 ए के दायरे में आता है? यस आता है। तो इस केस में भी बेटा आपका रेट क्या अप्लाई होगा? 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मिस्टर पी सोल्ड द यूनिट्स ऑफ डेट फंड। मिस्टर पी ने सेल किया है डेट फंड की यूनिट्स को आफ्टर होल्डिंग देम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर बेटा जो डेट फंड है, डेट फंड के ऊपर तो सेक्शन 111 ए एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन हमारी थी ना, तो यहाँ डेट फंड तो बेटा मैंने बताया ही नहीं। कंडीशन में 3 ही चीज़ें बताई थी, या तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यहाँ पर डेट फंड की बात चल रही है। डेट फंड जो है वो सेक्शन 111 ए के दायरे में नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो भी कैपिटल गेन हुआ है इसके ऊपर बेटा फिर 15% टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ फिर किस रेट से टैक्स लगाना है? हाँ जी बेटा, यहाँ पे टैक्स लगेगा बेटा नॉर्मल रेट से। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉर्मल रेट से बेटा टैक्स लगाना है। नॉर्मल रेट कौन से? हाँ जी बेटा, नॉर्मल रेट कौन से होते हैं? नॉर्मल रेट का मतलब जनरल रेट्स जो आप पढ़ते हैं, पहले 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30%, वो रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। और अगर सीनियर सिटीजन है तो
सीनियर सिटीजन वाले रेट अप्लाई कर देंगे, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन के रेट्स अप्लाई हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 111A के दायरे में नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे डेट फंड है, नॉट इक्विटी फंड। ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखना, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ इक्विटी शेयर की जगह बेटा प्रेफरेंस शेयर लिख देता, इक्विटी शेयर की जगह पर अगर प्रेफरेंस शेयर लिखा होता तो ये भी सेक्शन 111A के दायरे में नहीं आएगा, और उस केस में फिर नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111 का ए का बेटा हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, क्या उसमें से डिडक्शंस अलाउड हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U? तो ये बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस की जाती हैं, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में से लेस की जाती है। ठीक है, तो नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U इज अलाउड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सेक्शन 111A। ठीक है जी। बट हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A से अलग है, जरूरी नहीं है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A के दायरे में आता हो। ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A के दायरे में नहीं आता, उसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U माइनस की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल आपको बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को आपने सेल किया, उस बिल्डिंग को सेल करने से आपको 1,50,000 का गेन हो गया, और एक आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 111A जो इक्विटी शेयर से हुआ है। इक्विटी शेयर को ट्रांसफ़र करने से या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड को ट्रांसफ़र करने से हुआ है, ये आपको 1 लाख का दिया हुआ है। ठीक है जी। और साथ में आपको डिडक्शंस दी हुई हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन। ये बेटा मैंने, चलो इसको मैंने 3 लाख कर दिया, सेल ऑफ बिल्डिंग वाला। अच्छा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U बेटा आपको गिवन है, मान लीजिए 50,000। ठीक है जी। और कहता है कंप्यूट टैक्स, आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाना है एक इंडिविजुअल का। ये सारी इनकम्स एक इंडिविजुअल की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। सबसे पहले, हाँ जी बेटा आप ये देखिए, डिडक्शंस आपको माइनस करनी है। डिडक्शंस माइनस होती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी? हाँ जी बेटा 3 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख। तो यहाँ बेटा ग्रॉस टोटल इनकम के लिए एक ही हेड बन रहा है, कैपिटल गेन हेड। तो ग्रॉस टोटल इनकम तो 4 लाख आ गई। अब बात करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस बेटा जो माइनस होंगी, ध्यान रख सुनिएगा, डिडक्शन इसमें से तो माइनस हो ही नहीं सकती शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में। तो आप डिडक्शन किस में से माइनस करेंगे? 3 लाख में से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब आप डिडक्शंस माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो आपने ध्यान रखना है 50,000 जो आप माइनस कर रहे हैं वो इस 3 लाख में से माइनस कर रहे हैं, ना कि 4 लाख में से। यहाँ अपने मन में आपने ये ध्यान रखना है कि मैं 4 लाख में से माइनस नहीं कर रहा, 3 लाख में से। ठीक है जी। या इसको सेपरेट करके दिखाना चाहो बाद में ऐड कर देना। 4 लाख को बेटा सेपरेट कर लो, 3 लाख को अलग कर दो, 1 लाख को अलग करके पहले 50,000 माइनस कर लो 3 लाख में से, बाद में 1 लाख ऐड कर देना। चलिए, तो यहाँ पे बेटा मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं 3 लाख में से माइनस कर रहा हूँ 50,000, 250 तो वो हो गया और 1 लाख ये, तो 350 आ गया। लो बेटा, ठीक है जी। ये हमारी टोटल इनकम आएगी जिस पे हमें क्या लगाना है? टैक्स लगाना है। अब इस 350 में बेटा जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। एक तो 1 लाख को बेटा अलग कर देंगे क्योंकि ये स्पेशल इनकम में आता है, और 2.5 लाख बेटा अलग कर देंगे।
2.5 लाख तक तो बेटा इस पे नॉर्मल रेट, इसके ऊपर तो टैक्स का रेट लगेगा 15%, क्योंकि ये स्पेशल इनकम के दायरे में आता है 111A। और ये 250 ये बेटा नॉर्मल इनकम है, जनरल इनकम है। तो जनरल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा अप टू ₹250 नील। और ये बेटा 1 लाख का 15% कितना हो गया? 15,000। 15,000 बेटा ये बनेगा हमारा। और इस पे 15,000 में आप क्या ऐड कर देंगे? हाँ जी बेटा 15,000 तो आपका ये आ गया। और 15,000 के अंदर बेटा क्या ऐड करोगे बताओ? यहाँ पे आपका सरचार्ज तो लगेगा नहीं, तो सिर्फ 4% सेस और लगा दो। 4% बेटा बनेगा 600। तो 15,600 बेटा ये हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। 15,600 ये, और नील बेटा ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गई। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 80C से 80 तक की जो डिडक्शन है, जो मैंने यहाँ 50,000 लिखी है, ये बेटा किस में से लेस होंगी? ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111A को छोड़कर बाकी जो कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म, उसमें से तो आप माइनस कर सकते हैं, परंतु 111A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें से माइनस नहीं कर सकते। सपोज करो इस क्वेश्चन में सेल ऑफ बिल्डिंग का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सपोज करो इस क्वेश्चन में ना होता, सिर्फ एक ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता 111A वाला, तो सेक्शन 80C से 80 तक की डिडक्शंस आप किसी भी इनकम में से लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये 50,000 बेटा जो आपने सेविंग्स की हैं, इन्वेस्टमेंट की हैं, ये वेस्ट जाएगी उसकी। तो उस केस में आपको 1 लाख पे सीधा डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अगेंस्ट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हाँ जी बेटा, देखिए इसका मीनिंग क्या है। जो हमारी बेटा एग्जम्पशन लिमिट होती है, एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है आपको बताया हुआ है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60, एग्जम्पशन लिमिट हमारी होती है बेटा 2 लाख। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 लाख। और सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख। और सुपर सीनियर के केस में बेटा एग्जम्पशन लिमिट होती है 5 लाख। जनरली जो हम एग्जम्पशन लिमिट है उसको बेटा कहाँ से पूरा करते हैं? एग्जम्पशन जो दी जाती है वो जनरल इनकम में से दी जाती है, परंतु कई बार आपकी जनरल इनकम यदि पर्याप्त ना हो, तो उस केस में रिमेनिंग अमाउंट की एग्जम्पशन हम कहाँ से क्लेम करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, सपोज करो मेरी जनरल इनकम 1,50,000 है। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मेरी जनरल इनकम जो है 1,50,000 है, और मुझे एग्जम्पशन कितने की देनी है? 2.5 लाख की। ठीक है, बट 2.5 लाख की एग्जम्पशन तो दे नहीं सकते क्योंकि मेरी इनकम ही 1.5 लाख है। तो उस केस में बाकी बचे हुए 1 लाख की एग्जम्पशन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है इसमें से दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं क्या कहता है, उसके बाद बेटा फिर एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। देखिए क्या कहता है, ओनली ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। सबसे पहली चीज बेटा जो ध्यान से इसको एक एक चीज आपको, इनकम टैक्स में एक एक वर्ड एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओनली ए रेजिडेंट इंडिविजुअल and a resident HUF can adjust the exemption limit against short-term capital gain covered under section 111। ये कहता है कि सेक्शन 111A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें से एग्जम्पशन को कवर किया जा सकता है। बट कौन कवर कर सकता है? एक रेजिडेंट इंडिविजुअल और एंड HUF। इसका मतलब ये हो गया, एक नॉन रेजिडेंट अगर है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF, वो एग्जम्पशन लिमिट में से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, देखिए इसका क्या मतलब है। हाँ जी बेटा, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, जिसकी बेटा जनरल इनकम मैं उसकी एज्यूम कर रहा हूँ, जनरल इनकम है उसकी 2 लाख। ठीक है जी, और एक उसकी इनकम दे रखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये बेटा इनकम दे रखी है उसकी, सपोज कीजिए 1,50,000।
मान लीजिए बस ये दो ही इनकम है उसकी, 2 लाख और 150, ठीक है। और हमें ये कह दिया कि उसका टैक्स निकालना है, कंप्यूट द टैक्स। तो आप बेटा कैसे निकालें? सबसे पहले उसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम तो बेटा उसकी 3.5 लाख है, 2 लाख तो उसकी जनरल इनकम है और 1.5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? देखिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जनरल इनकम को बेटा अलग लिख लेते हैं और स्पेशल इनकम को या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमारा है 150 उसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये सेक्शन 111। अब ये देखिए, मिस्टर एक्स की एज नहीं दी हुई, तो एज बेटा हम बिलो 60 मानेंगे, और बिलो 60 जिसकी एज हो उसकी एग्जम्पशन लिमिट बेटा होती है 2.5 लाख की, 250 तक नील होता है। बट यहाँ पे 250 की एग्जम्पशन हमने किस में से देनी होती है? जनरल इनकम में से। बट जनरल इनकम ही कितनी है? 2 लाख। तो यहाँ से बेटा लेस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी लेस करेंगे? 2 लाख। तो ये हो गया नील। एग्जम्पशन बेटा हमें देनी कितने की थी? एग्जम्पशन देनी थी हमें 2.5 लाख की। अभी एग्जम्पशन कितने की दी है? 2 लाख की। 2 लाख की बेटा एग्जम्पशन हमने दी है, जबकि एप्लीकेबल 2.5 लाख है। तो अभी कितना अमाउंट बचा हुआ? 50,000 की एग्जम्पशन लिमिट बेटा अभी भी बची हुई है। तो इस 50,000 की एग्जम्पशन लिमिट को क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 से कवर किया जा सकता है? सो आंसर इज यस, यही बात ऊपर बताइए। बट कंडीशन ये है कि ये रेजिडेंट होना चाहिए। मिस्टर एक्स रेजिडेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस ना दे रखा हो तो बेटा हम क्या एज्यूम करते हैं? रेजिडेंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेस, हाँ जी बेटा, रिमेनिंग एग्जम्पशन, लेस रिमेनिंग एग्जम्पशन या डेफिशिएंसी कह सकते हैं। कितने की डेफिशिएंसी रह गई थी? 50,000 की बेटा डेफिशिएंसी रह गई थी। तो उस 50,000 की डेफिशिएंसी को हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। तो 1 लाख रुपीज़ हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया अंडर सेक्शन 111 है, जिसके ऊपर हमें टैक्स कितना अप्लाई करना है? एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स बेटा लगा दो 15%। तो 1 लाख का 15% 15,000 हो गया, और प्लस सेस, सेस बेटा ऐड कर दो। सेस कितने परसेंट ऐड करोगे? 4%। तो 15,600 रुपये। हाँ जी बेटा, ये हमारा ग्रोस टैक्स आ जाएगा। बताइए, ठीक है जी। इस तरीके से बेटा हमें ये सम करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर एग्जम्पशन देने के लिए जनरल इनकम का अमाउंट सफिशिएंट ना हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, डेफिशिएंसी जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये 50,000 की बेटा जो डेफिशिएंसी आई है, इसको कहाँ से क्लेम किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 इज। हाँ जी बेटा, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। उससे पहले हम एक पॉइंट और रीड करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन एडजस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111 ए against the basic exemption limit, but such adjustment is possible only after making the adjustment of other income. In other words, first income other than short-term capital gain covered under section 111 is to be adjusted against the exemption limit, and then the remaining limit, if any, can be adjusted against short-term capital gain covered under section 111. अब बेटा देखो, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? आपको लग रहा होगा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखिए, हाँ जी बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल है, हाँ जी बेटा, एक इंडिविजुअल है और यहाँ बेटा उसकी जनरल इनकम दे रखी है। एक बेटा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, और एक आपको दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। ये बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? अदर देन सेक्शन
111 ये वो है जो सेक्शन 111 के दायरे में नहीं आता, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो है जो सेक्शन 111 के दायरे में आता है, और ये बेटा रिमेनिंग इनकम है। तो चलिए मैंने रिमेनिंग इनकम ले ली, रिमेनिंग इनकम बेटा मैंने ले ली, सपोज कीजिए 1,50,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111 ए ये बेटा मैंने ले लिया 70,000, 70,000, ठीक है जी। और अंडर सेक्शन 111 ए ये बेटा मैंने ले लिया 50,000। और ये जो इंडिविजुअल है ये एज बिलो 60 है और साथ में बेटा रेजिडेंट है। अब सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 है और वो रेजिडेंट है, तो उसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट बेटा कितने की होगी बताइए। एग्जाम्पशन लिमिट होगी बेटा 2.5 लाख की। अब 2.5 लाख की एग्जाम्पशन देनी है, तो सबसे पहले हम जनरल इनकम में से दें, ठीक है। 1.5 लाख तो बेटा यहाँ एग्जाम्पशन दे दो, तो ये तो नील हो गया। बाकी कितना अमाउंट बच गया, हमने 2,50,000 की एग्जाम्पशन देनी है, 150 की हम एग्जाम्पशन दे चुके हैं, तो बाकी बेटा 1 लाख हो गया। अब इस 1 लाख की एग्जाम्पशन कहाँ से दी जाए, तो पहले आपने इसको इसमें से करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 को बाद में लेंगे, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111 ए में से पूरा करेंगे। तो यहाँ से बेटा एग्जाम्पशन यहाँ भी दे दो आप, यहाँ एग्जाम्पशन कितने की दोगे आप, 70,000 की। 1 लाख में से बेटा 70,000 और आपने एग्जाम्पशन दे दी, तो बाकी कितना बच गया, 30,000। ये तो नील हो गया यहाँ पर। तो आपको एग्जाम्पशन 1 लाख की देनी थी, तो 1 लाख में से 70,000 की एग्जाम्पशन बेटा आपने और दे दी, तो 30,000 अभी भी पेंडिंग है। तो इस 30,000 की एग्जाम्पशन कहाँ से दोगे, यहाँ से दे देते हैं। तो 20,000 बेटा ये बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111। कहने का मतलब पहले आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111 ए को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद सेक्शन 111 ए को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो 50,000 माइनस 30,000 20,000, इस 20,000 के ऊपर बेटा टैक्स लगा देंगे। 20,000 के ऊपर टैक्स लग जाएगा 15%, यानी कि 3,000 पे, और प्लस सेस, सेस बेटा कितने परसेंट, 4%। 4% बेटा 120 बनेगा, तो 3120 ये हमारा आंसर है। तो ये बेटा उस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है आपको। अब उस पैराग्राफ को आप पढ़िए, अब आप बेटा आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से रीड करना शुरू कर देता हूँ। इन अदर वर्ड्स जो लिखता है, इन अदर वर्ड्स फर्स्ट इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111 इज टू बी एडजस्टेड। पहले जो हमने एडजस्टमेंट करनी है एग्जाम्पशन लिमिट की, वो किस में से करनी है, जो सेक्शन 111 ए को छोड़कर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें। और फिर रिमेनिंग अमाउंट की एग्जाम्पशन को कहाँ से एडजस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111। तो यही बेटा मैंने एग्जाम्पल में करवाया आपको, ठीक है जी। होप सो बेटा क्लियर है। चलिए अब बेटा एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ आपके लिए। चलिए पहले बेटा हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल लेने से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए के दायरे में आता है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले बेटा हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सेक्शन 112 ए के दायरे में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, सेक्शन 112 ए शेयर से रिलेटेड है, शेयर से होने वाले कैपिटल गेन की यहाँ बात चल रही है। तो शेयर्स के केस में मैंने आपको बताया था, यदि होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा का है, 12 मंथ से ज़्यादा का है, तो उस गेन को हम कैसा गेन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म गेन के ब्रैकेट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर वो होगा जिसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स या मोर देन 1 ईयर कह लीजिए।
यानी कि जिस डेट को वो शेयर एक्वायर किए गए और जिस डेट को वो शेयर ट्रांसफर किए गए, दोनों डेट्स के बीच में जो गैप है वो 12 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए। तो कैपिटल गेन कैसा एज्यूम किया जाएगा? लॉन्ग टर्म। दूसरी बात, सेकंड कंडीशन है, हाँ जी बेटा, कैपिटल गेन कैसे अराइज हुआ? फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ, और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। वही बेटा सेम बात जो अभी पीछे सेक्शन 111A में आपको बताई। तीसरी बात, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है सेल परचेज की, वो किसके थ्रू हुई हो? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मस्ट बी पेड। जो भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है सिक्योरिटी की, उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जा चुका। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस केस में जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सेक्शन 112A के दायरे में आ जाए। पहले बेटा ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले फुली एग्जम्प्ट होता था, बट अब इसके रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स को ट्रांसफर करने से हो, इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करने से, और जिसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी पे किया जा चुका हो, उसके लिए बेटा नियम बदल गए हैं। अब जो नए नियम हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। कौन से नए नियम? देखिए, हाँ जी बेटा, अब जो बेटा नए नियम है उनके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तक का बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जाम्प्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा 1 लाख तक का ध्यान रखना एग्जाम्प्ट होगा। 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन कौन सा एग्जाम्प्ट होगा? जो सेक्शन 112A के दायरे में आता है। ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A के दायरे में आता है उसकी बात कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1 लाख के बाद, उसके ऊपर बेटा 10% टैक्स है। 10% टैक्स आपको पे करना है, और एड सरचार्ज और एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। इसको बेटा हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए सपोज कीजिए बेटा, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, सपोज कीजिए वो है 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000। तो इस केस में क्या होगा? 1 लाख रुपए तक तो एग्जाम्प्ट है, लेस एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 112 ए 1 लाख रुपए की बेटा ये एग्जाम्पशन दे देंगे। बाकी कितना बचेगा? 50,000। हाँ जी, तो 50,000 बचेंगे। तो 50,000 रुपये जो बचेंगे उसमें से बेटा क्या माइनस करेंगे? 50,000 रुपये पर टैक्स लगाएंगे, टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। तो 50,000 का 10% बेटा कितना होगा? 5,000। तो 55,000 हो गया, और सॉरी 5,000 टैक्स हो गया। हाँ जी, तो टैक्स हमने लगा दिया 50,000 का 10%। लो बेटा, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आई थी। तो 50,000 का 10% हमने लगा दिया 5,000। ठीक है जी। अब 5,000 जो है इसमें ऐड करेंगे 4% सेस। 4% सेस बेटा ऐड करेंगे तो 200 रुपीज आ गए। तो 5200 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। ठीक है जी। मैं इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूँ कि 2.5 लाख की जो एग्जम्पशन देनी है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है। किसमें से? सामान्य आय में से। तो सीधा मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स लगा के दिखा दिया जो सेक्शन 112A के दायरे में आता है। देखिए, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा मैंने लिया, इफ ए टैक्स पेयर हैज एनुअल नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया हुआ है 1,50,000 का। अब ये भी मैंने बताया कि 1 लाख रुपए तक तो एग्जाम्पशन होगी। हाँ जी बेटा,
1 लाख रुपीज तक तो हमने एग्जम्पशन दे दी, और बाकी बेटा जो 50,000 है उस पर 10% टैक्स लगेगा। 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, और प्लस सेस। अब बेटा एक एग्जांपल और लिया मैंने। इस एग्जांपल में देखिए क्या कहता है। इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले टोटल इनकम आपको गिवन है, टैक्स पेयर की टोटल इनकम है 4 लाख, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। हाँ जी बेटा, 2 लाख रुपए का आपको अलग से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया हो, तो कैसे करेंगे देखिए। और मुझे टैक्स कैलकुलेट करके दिखाना है। सबसे पहले देखो टोटल इनकम, टोटल इनकम के अंदर बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख, ये भी इंक्लूड होगी। तो आपने कैसे करना है देखिए। पहले बेटा मैंने लिख लिया टोटल इनकम 4 लाख। अब टोटल इनकम के बेटा हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। यहाँ बेटा कर देता हूँ मैं, यहाँ स्पेस कम है नीचे। टोटल इनकम हमारी कितने की है 4 लाख। टोटल इनकम के बेटा हम दो पार्ट कर देंगे। इसमें से बेटा 2 लाख तो आप अलग कर दीजिए, और 2 लाख अलग कर दीजिए। 2 लाख हमने अलग कर दिए सेक्शन 112। हाँ जी बेटा, ये सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 112। अब बेटा बताइए कैसे टैक्स लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 2.5 लाख की छूट देनी है। 2.5 लाख की छूट बेटा इसमें से देंगे 2 लाख में से। ये हमारी जनरल इनकम। तो जनरल इनकम में से हमें 2.5 लाख की छूट देनी है, बट तो यहाँ तो अमाउंट ही 2 लाख है, तो ये 2 लाख तो बेटा पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं। अब कितने बचे, अब बेटा रह गए 50,000। 50,000 की हमें छूट और देनी है। तो 50,000 की छूट कहाँ से देंगे। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए में से वो छूट दी जाएगी। तो 50,000 की छूट बेटा यहाँ से दे दो। तो ये बेटा कितना बच गया, 1.5 लाख। 1.5 लाख का बेटा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गया अंडर अंडर सेक्शन 112 ए। अब क्या करेंगे, इस 1,50,000 में से बेटा 1 लाख रुपए तक देखो ये अलग से लिमिट दी हुई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए के लिए अलग से लिमिट है, 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। तो 1 लाख की एग्जम्पशन बेटा यहाँ और माइनस करेंगे। ये तो बेटा कौन सी है, बेसिक, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो हमारी 2.5 लाख की लिमिट होती है उसी का कुछ पार्ट रह गया था वो हमने। और यहाँ 1 लाख रुपए जो हम अलग से लेस कर रहे हैं, ये कौन सी एग्जम्पशन है, ये बेटा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 112 है, 112 एक एग्जम्पशन है। तो 1 लाख रुपए बेटा माइनस कर दो, 50,000 के ऊपर बेटा टैक्स लगेगा। 50,000 के ऊपर कितने परसेंट लगेगा, हाँ जी बेटा अभी बताया 10%। तो 10% बेटा बनेगा 5,000, और एड 4% सेस, 200 रुपये बेटा सेस के ऐड हो जाएंगे, तो 5200 रुपये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे करना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे मूव करते हैं। पहले बेटा ये सारा का सारा एग्जाम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, बट अब जो हमारी करंट सिचुएशन है, जो नए रूल्स हैं, उसमें केवल 1 लाख की एग्जम्पशन है। 1 लाख से ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। चलिए, हाँ जी बेटा, एक सम लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पहले बेटा आपको टोटल इनकम गिवन है, देखिए क्या कहते हैं। हाँ
जी बेटा, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है ये। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको टोटल इनकम कंप्यूटेड गिवन है, फिर 3 करोड़। हाँ जी बेटा, 3 करोड़ रुपीज आपकी टोटल इनकम है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 30 लाख का शामिल है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 20 लाख का, और हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिएगा, दोनों कैपिटल गेन आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। सेक्शन बेटा ध्यान रखना 111A का है और ये 112। तो सबसे पहले टोटल इनकम लिख लेते हैं हम। टोटल इनकम बेटा हमारी है 3 करोड़। टोटल इनकम के बेटा मैं कुछ पार्ट्स बना रहा हूँ, उसमें से सामान्य आय को अलग कर देंगे और स्पेशल इनकम जो हमारी यहाँ विशेष आय उनको अलग। लो बेटा, सबसे पहले जो हमारी स्पेशल इनकम्स हैं, जिसमें एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख, और एक बेटा हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बेटा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो किसके दायरे में आता है, सेक्शन 112A के दायरे में, और ये हमारा है 20 लाख। लो बेटा, ये मैंने लिख दिया 20 लाख। और अदर इनकम्स, ये बेटा हमारी अदर इनकम्स या जनरल इनकम कह लीजिए। 3 करोड़ में से बेटा 50 लाख गया, ये रह जाएगा 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो चलिए पहले बेटा हम अदर इनकम पे टैक्स लगाएंगे। अदर इनकम पे टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले, हाँ जी बेटा, हमें ये देखना पड़ेगा असेसी कौन है, इंडिविजुअल। एज बेटा दे नहीं रखी, तो एज बिलो 60 लेट करेंगे, तो 2.5 लाख रुपए तक तो बेटा एग्जाम है। पहले 2.5 लाख तक नहीं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 250 में बेटा बनेगा 5%। ये बेटा बन गया 12,500। उसके बाद बेटा बनेगा नेक्स्ट 5 लाख पे, अगले 5 लाख पे 20%। ये बेटा आपका 1 लाख हो गया, तो 10 लाख पे बेटा टैक्स लग गया, और हमें लगाना है 2 करोड़ 50 लाख पे, तो बाकी बच गया 2 करोड़ 40 लाख। इसके ऊपर बेटा लगेगा 30%। 2 करोड़ 40 लाख का बेटा 30% कर दीजिए। ये बेटा बनेगा आपका 72 लाख। हाँ जी, 2 करोड़ 40 लाख का 30% बेटा अगर हम करेंगे, तो ये हमारा 72 लाख आ रहा है। लो बेटा, लिख दिया मैंने 72 लाख। हाँ जी बेटा, इनका बेटा टोटल कर लेते हैं। 72 लाख प्लस 1 लाख 73 लाख, 73 लाख 12,500। हाँ जी बेटा, ये हमारा आ जाएगा 73 लाख 12,500। ये बेटा हमारा अदर इनकम का टैक्स आ गया। अब आ जाइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इसके ऊपर बेटा रेट कितना होता है, 15%। 15% बेटा कितना बनेगा बताओ, 30 लाख है, 30 लाख का 15%, 4.5 लाख बेटा ये बन गया। ठीक है जी, 73 लाख 12,500 ये हो गया, 450 बेटा ये हो गया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 तो इसका बेटा 20 लाख है। अभी अभी मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, पहले तो फुली एग्जम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1038, बट अब रूल चेंज हो गया। नए रूल के अनुसार इस 20 लाख में से 1 लाख रुपए तक तो बेटा एग्जम्प्ट है। लिख दो लेस एग्जम्पशन। एग्जम्पशन कितने की दे देंगे, एग्जम्पशन बेटा दे दो आप 1 लाख की। तो 20 लाख में से 1 लाख गया, 19 लाख को बेटा टैक्स लगेगा, और टैक्स का रेट कितने परसेंट है, हाँ जी बेटा, इस 19 लाख पे 10% टैक्स लगेगा, 1,90,000।
लो बेटा ये भी हो गया। अब इन तीनों का टोटल कर देते हैं। हाँ जी बेटा, इन तीनों का टोटल कर दीजिए। इन तीनों का बेटा टोटल करके आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम बेटा बन रहा है 73,12,500 प्लस 4.5 लाख प्लस। हाँ जी बेटा, ये कितना बना था आपका? हाँ जी बेटा, तो ये हमारा 79,52,500 आ गया। उसके बाद बेटा इसके अंदर हम दो चीजें और ऐड करेंगे अभी, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से। सरचार्ज बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके स्लैब्स बताए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 करोड़ इनकम है, तो उसके हिसाब से बेटा आप सरचार्ज इसमें ऐड कर लेना। और साथ में आपको सेस ऐड करना है 4%, और वो दोनों ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, तो होप सो बेटा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। लीजिए बेटा एक सम मैं और ले रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको किसी इंडिविजुअल के पार्टिकुलर्स गिवन है। सेक्शन 112, पहले तो लिखा हुआ है इनकम अदर देन, इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बेटा, ये आपको गिवन है 1 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 350। और सेकंड एग्जांपल, सेकंड केस, ये बेटा केस नंबर 1 है, और ये केस 2। केस नंबर 2 में आपको इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बेटा गिवन है 1 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 350। देखिए पहले केस नंबर 2 को बेटा भूल जाइए, सिर्फ हम केस नंबर 1 का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें सेक्शन 112 की इनकम दी। हाँ जी बेटा, पहले तो आपको ये समझना होगा सेक्शन 112 के दायरे में जो कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का रेट होता है 20%। और ऐसा कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए के दायरे में आता है, उसके ऊपर बेटा टैक्स का रेट है 10%। बट इसमें से भी बेटा 1 लाख की पहले क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन। ठीक है जी, तो पहले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 112 की इनकम के बारे में। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी सेक्शन मेंशन ना हो, 112 या 112 है, तो आप उसको वन सेक्शन 112 की इनकम ट्रीट करोगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा जिसे टैक्स का जो हम यूजुअली रेट अप्लाई करते हैं 20%, वही रेट आपको अप्लाई करना है। चलिए इस क्वेश्चन में पहले हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में आपको पहले अदर इनकम दी हुई है 1 लाख। लो बेटा मैंने कर लिया फर्स्ट केस में। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम है हमारी 450। टोटल इनकम 4.5 लाख है जिसपे टैक्स लगाना है। इसमें से बेटा क्या करोगे आप, अदर इनकम, अदर इनकम या जनरल इनकम, जनरल इनकम को अलग कर लीजिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है। हाँ जी बेटा 112 है, सॉरी 112 ए नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले बेटा हमें 2.5 लाख की छूट देनी है। तो 2.5 लाख की छूट देने के लिए पहले हम कौन सी इनकम का इस्तेमाल करते हैं बताइए? हाँ जी बेटा, जनरल इनकम का। तो यहाँ पे लेस एग्जम्पशन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 लाख, 1 लाख की एग्जम्पशन बेटा यहाँ दे दो। एग्जम्पशन बेटा हमने देनी कितने की है बताइए? 2.5 लाख की एग्जम्पशन देनी है। बट अभी हमने एग्जम्पशन कितने की दी है? 1 लाख की एग्जम्पशन दी है। तो बाकी कितने की एग्जम्पशन और देनी है? 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख की बेटा एग्जम्पशन हम माइनस कर देंगे यहाँ से। लेस एग्जम्पशन, यहाँ बेटा एग्जम्पशन माइनस करते हैं 1.5 लाख। तो ये बेटा हमारा बच गया 2.5 लाख।
ठीक है जी। अब ये ध्यान रखना, ये 2.5 लाख रुपए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये कौन से सेक्शन के हैं? सेक्शन 112 के, ना कि सेक्शन 112 ए के। 112 ए बेटा अलग सेक्शन है, 112 अलग है। ठीक है। अभी तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमेशा 20% टैक्स लगाते आए हो। वो जो 20% टैक्स जो आप लगाते हैं जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, लैंड एंड बिल्डिंग से होने वाला कैपिटल गेन, प्लांट एंड मशीनरी से, ठीक है, किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होने वाला गेन, एक्सेप्ट शेयर, शेयर को छोड़ के, वो सेक्शन 112 के दायरे में। ठीक है जी। तो इसके ऊपर बेटा हम लगा देंगे, कितने परसेंट टैक्स लगा देंगे बताइए? 20%। तो 2.5 लाख का बेटा 20% कितना बन जाएगा? 50,000 बेटा टैक्स बनेगा। और ऐड कर देंगे इसमें सेस, सरचार्ज तो बेटा एप्लीकेबल नहीं है, तो सेस ऐड कर देंगे 4%। तो ये बेटा 52,000 हमारा आ जाए। ठीक है जी। अब लेते हैं बेटा सेकंड केस। हाँ जी बेटा, सेकंड केस में क्या कहता है देखिए। सेकंड केस में बेटा आपकी टोटल इनकम 450 है। टोटल इनकम 450 के बेटा दो पार्ट कर लीजिए। एक तरफ बेटा लिख दिया मैंने जनरल इनकम, और एक तरफ लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए। यहाँ बेटा ध्यान रखिएगा, सेक्शन 112 के साथ ए भी लगा हुआ है, देखिए। यानी कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे हुआ है? इक्विटी ओरिएंटेड फंड से हुआ है, या फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर। लो जी, कर देते हैं बेटा। पहले 1 लाख जनरल इनकम को अलग लिखिए, और 350 को बेटा यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो जनरल इनकम में बेटा हमने एग्जाम्पशन कितने की देनी है? 2.5 लाख की। तो यहाँ जनरल इनकम ही 1 लाख है, तो एग्जाम्पशन लिमिट, हाँ जी बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पशन माइनस कर दी। जो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख की, उसमें से 1 लाख रुपए तो बेटा यहाँ दे दो। एग्जाम्पशन हमें देनी कितने की है? 2.5 लाख की एग्जाम्पशन देनी होती है। अभी 1 लाख की एग्जाम्पशन हुई है, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना पेंडिंग है? 1,50,000 की एग्जाम्पशन अभी भी पेंडिंग है। वो बेटा यहाँ से दे देंगे, लेस बेसिक एग्जाम्पशन 1,50,000। हाँ जी बेटा, 3.5 लाख में से 1.5 लाख बेटा माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 2 लाख। हाँ जी बेटा, बताइए। हमें टोटल जो लिमिट एग्जाम्पशन लिमिट थी हमारी थी 2.5 लाख की। 2.5 लाख में से बेटा 1 लाख की तो यहाँ से दे दीजिए, और बाकी 1.5 लाख की लिमिट जो है वो हम 3.5 लाख में से दे देंगे। ठीक है जी। तो 1,50,000 लेस करने के बाद, तो ये बेटा हमारा 2 लाख। अब इस 2 लाख में से लेस, एक बेटा यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लाख आना था। 2 लाख का 20% 40,000, और 40,000 का 4% 1,600। तो ये बेटा 41,600 बनेगा। हाँ जी बेटा। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम 350। 350 में से बेटा 150 तक एग्जाम्पशन हमें और चाहिए थी, वो हमने माइनस कर दी, 2 लाख आ गया। ठीक है जी। अब इस 2 लाख में से जो एग्जाम्पशन देनी है हमें अंडर सेक्शन 112, 1 लाख रुपए बेटा मैंने बताया था अलग से एग्जाम्पशन दी जाती है। तो बाकी कितना अमाउंट बचेगा? 1 लाख। इस 1 लाख पे बेटा हम टैक्स लगा देंगे। इस 1 लाख पे टैक्स लग जाएगा आपका एट द रेट ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10%, हाँ जी बेटा 10,000। 1 लाख का बेटा 10% बनेगा 10,000। ठीक है जी। तो अंडर सेक्शन 112 पे भी मैंने बताया था 10% टैक्स का रेट होता है, और 4% बेटा इसमें क्या ऐड कर दो? सर चार्ज बेटा एप्लीकेबल है नहीं यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10,400। बताइए, क्लियर है? इस तरीके से बेटा आपको करना है सब। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? दो तरह का है।
एक सेक्शन 112, एक सेक्शन 112 दोनों के बेटा रूल अलग है। सुनिए, जो सेक्शन 112 है उसके ऊपर तो टैक्स का रेट है 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और जो सेक्शन 112 ए है उसके ऊपर टैक्स का रेट है 10%, बट वो भी 1 लाख रुपए की से यदि ऊपर है तो। अगर 1 लाख रुपए तक तो बेटा एग्जाम्प्ट है। 1 लाख रुपए की लिमिट ध्यान रखना, ये अलग है। एग्जाम्पशन लिमिट जो हमारी नॉर्मल होती है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, उससे अलग एग्जाम्पशन आपने देनी है। और उसके बाद भी अगर बच जाता है लॉन्ग टर्म तो 10% बेटा टैक्स लगाएंगे। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं और फिर बेटा क्लास को ओवर करेंगे। नेक्स्ट है बेटा टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। चलो बेटा उस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास को बेटा हम यहीं और करते हैं। ठीक है, बाय बाय।